नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज के पास 72 पन्नों की वो रिपोर्ट मौजूद है जिनमें ईओयू की अब तक की गई जांच की सभी जानकारियां शामिल हैं, जिससे साफ हो जाता है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई के दस्तावेज को केस डायरी भी कहा जाता है। आर्थिक अपराध इकाई ने जो डायरी तैयार की है उससे साफ है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 12 आरोपियों से पूछताछ में पेपर लीक के सबूत मिले। आरोपी नीतीश और अमित के मोबाइल पर पेपर आया था। अंशुमान यादव को सवालों के जवाब रटाए गए थे, वहीं महाराष्ट्र के लड़के को भी जवाब रटाए गए थे। आर्थिक अपराध इकाई की 72 पन्नों की इस रिपोर्ट में नीट का पूरा फर्जीवाड़ा दर्ज है। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में पेपर लीक से जुड़े हर किरदार की कहानी तो है ही, इस बात का भी जिक्र है कि ये डील कितने लाख में हुई थी और पेपर कैसे छात्रों तक पहुंचाया गया। केस डायरी के मुताबिक पुलिस को 5 मई को पेपर लीक की जानकारी मिल गई थी। संगठित गिरोह ने पेपर लीक करवाया था। नीट पेपर लीक में कुछ छात्र भी शामिल थे, जबकि परीक्षा संचालन करने वाले कुछ कर्मचारियों की भी इसमें भूमिका रही। इस डायरी से इस बात का भी पता चला कि छात्रों को बंद कमरे में जवाब रटवाए गए थे और उसके बाद पेपर को जला दिया गया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक कांड के आरोपी से पूछताछ जारी है। सिकंदर यादव से पुलिस पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव के पीएस ने सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया था। सिकंदर वही व्यक्ति है जिस पर नीट का पेपर लीक करने का आरोप लगा है। सिकंदर समेत अन्य से भी इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है। तो नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पटना में सिकंदर यादव से पूछताछ जारी है। सिकंदर पर पेपर लीक कराने का आरोप है। तो तेजस्वी के पीएस ने बुक कराया था गेस्ट हाउस और पटना में सिकंदर यादव से पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में एक बड़ी भूमिका इस व्यक्ति की पाई गई है और इसी को लेकर इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है और पुलिस तमाम सवाल इससे पूछ रही है ताकि इस पूरे मामले को समझा जा सके, इसकी तह तक पहुंचा जा सके। सिकंदर यादव से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव के पीएस ने सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया था। तो ये तमाम कनेक्शन समझने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में सिकंदर से पूछताछ हो रही है। सिकंदर वही व्यक्ति है जिस पर नीट का पेपर लीक कराने का आरोप लगा है। तो नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें सामने आई। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 6 तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, पटना, जम्मू, जयपुर और हैदराबाद की हैं, जहां कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। तो इस मुद्दे पर लगातार सियासत भी जमकर हो रही है। तो नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में जमकर प्रदर्शन किया और इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे। नीट परीक्षा को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। इस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान अजीबोगरीब तस्वीरें भी सामने आई। एक प्रदर्शनकारी अपने सिर पर बर्फ का बड़ा टुकड़ा लिए हुए था, जबकि उसके गले में नोटों की माला थी। आज हम मोदी सरकार को दिखाने आए हैं। मोदी सरकार जी, जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार और पैसे लेके आप परीक्षाओं के पेपर लीक कर रहे हैं, ये अन्याय है बच्चों के भविष्य के साथ। हालांकि पहले से मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस कई प्रदर्शनकारियों को पकड़कर अपने साथ ले गई। और सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर के अलग अलग शहरों में भी सड़कों पर उतरे और नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कुछ ऐसा ही नजारा लखनऊ में भी दिखाई दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मॉल एवेन्यू रोड पर ही रोक दिया, जिसके बाद कई कार्यकर्ता बैरिकेड को पार कर आगे बढ़ गए और हंगामा करते नजर आए। जम्मू में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क को ही जाम कर दिया और बीच सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया।
इन शहरों के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना, जयपुर और हैदराबाद में भी जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट और यूजीसी परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अलग ही रंग दे दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि परीक्षा देने वाले 14 लाख छात्रों में 5 से 10% मुस्लिम होंगे, बाकी हिंदू हैं। आज वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए हैं? अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? इधर नीट परीक्षा में गड़बड़ी की आंच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तक पहुंच गई। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ की। क्योंकि नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु से प्रीतम कुमार के डायरेक्ट कनेक्शन के कई तथ्य सामने आए थे। एक दिन पहले ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक मामले में प्रीतम कुमार का संबंध आरोपी सिकंदर से है और प्रीतम ने ही सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। इसी मामले में ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से पूछताछ की। अपने पीएस से पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। तेजस्वी ने कहा कि उनका या फिर उनके पीएस का नाम बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बीजेपी मुख्य आरोपी को बचाना चाहती है। और इसी खबर से जुड़ा एक अपडेट मिल रहा है। नीट घोटाले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव के पीएस से पूछताछ खत्म हो चुकी है। पटना पुलिस ने प्रीतम से पूछताछ की। तेजस्वी यादव का पीएस है प्रीतम, जिसका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है। प्रीतम पर सिकंदर की मदद करने का आरोप लगाया गया है। गेस्ट हाउस बुक कराने का इस पर आरोप लगाया गया है। और अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको इस पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर उनका नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। तो आपको इस पूरे मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट ये दे दें कि इस पूरे मामले से जुड़ी जो पूछताछ हो रही थी अब वो प्रीतम से खत्म हो चुकी है। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई। केंद्र सरकार ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया, जिसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। उन्होंने कहा कि छात्रों का हित सर्वोपरि है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। This question leak is a institutional failure from NTA. That's why we are assuring you there will be a reform committee, action will be taken, responsibility will be fixed. इस बीच नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। पटना की अदालत में इस मामले में अपडेट डायरी आने के बाद आरोपियों की जमानत पर अब 25 जून को सुनवाई होगी। इन 14 आरोपियों में से 13 की रेगुलर बेल पर सुनवाई होनी है, जबकि संजीव मुखिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर रखी है और फिलहाल वो फरार चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट जारी कर दी है। यूजीसी की इस लिस्ट में 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। यूजीसी के मुताबिक इन सभी यूनिवर्सिटीज ने लोकपाल नियुक्त नहीं किया था, जिसके बाद इन विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में 108 सरकारी यूनिवर्सिटी, 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस सूची में मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स विश्वविद्यालय और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के तय नियम और समय के अंदर अपने यहाँ लोकपाल की नियुक्ति नहीं की, जिसके बाद इन्हें डिफॉल्टर घोषित करने का फैसला किया गया। जब भी कोई ये सवाल पूछता है कि अमीरों का पैसा कहाँ रखा है, तो जवाब मिलता है स्विस बैंक में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लगता है अमीरों ने अपनी कमाई स्विस बैंक में रखनी बंद कर दी है। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंकों में रखा भारतीयों का पैसा 70% गिरकर पिछले 4 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। भारतीय नागरिकों और कंपनियों का जमा पैसा 2023 में 70% की तेज गिरावट दर्ज की गई है। तो इसके साथ ही भारतीयों का पैसा 4 साल के निचले स्तर पर है। 9,700
771 करोड़ रुपए तक आ गया है। ये 2021 में 14 साल के उच्चतम स्तर यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों के मुताबिक गिरावट का मुख्य कारण बॉन्ड, प्रतिभूतियों और दूसरे वित्तीय साधनों के जरिए रखे गए धन में तेज गिरावट है। ग्राहक के खातों में जमा राशि और भारत स्थित बैंक शाखाओं के माध्यम से रखे गए धन में भी बड़ी गिरावट आई है। गौरतलब है कि ये स्विस नेशनल बैंक को बैंकों द्वारा बताए गए आधिकारिक आंकड़े हैं और इनका स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। बर्फीली पहाड़ियों से लेकर नीले समंदर तक योग की धूम देखने को मिली। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्रजासन, शशांकासन और सेतु बांध आसन समेत योग के कई आसन किए। योग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का महत्व भी समझाया। भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में योग किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में योग किया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राजभवन प्रांगण में योग किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में योग किया। वहीं असम के तेजपुर में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा योग करते नजर आए। इसके अलावा स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग के जरिए शरीर को फिट रखने का संदेश दिया। योग दिवस की शुरुआत भारत से ही हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे पूरी दुनिया ने मान लिया था और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसके बाद से पूरी दुनिया में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के मौके पर जल, थल और नभ तीनों जगह धूम देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय पाकिस्तान सीमा पर डटे आर्मी के जवानों ने अपनी डॉग स्क्वाड के साथ योग किया। वहीं समंदर में INS विक्रमादित्य पर भारतीय नौसेना के जवान योग करते दिखे। LAC के करीब पेंगोंग झील के किनारे ITBP के जवानों ने अलग अलग आसन करके 10वां योग दिवस मनाया। जापान के तुसुकीची होंगवांजी मंदिर में बारिश के बीच लोग छाता लेकर योग करते नजर आए। वहीं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भीषण गर्मी के बावजूद भी करीब 10,000 लोगों ने योग किया। भारतीय नौसेना ने देश की पूर्वी समुद्री सरहद पर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास को सागर कवच नाम दिया गया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के जवान शामिल हुए। भारतीय तटरक्षक बल ने ये युद्धाभ्यास तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर किया और नौसेना ने अपनी ताकत का लोहा दुनिया को दिखाया। इस युद्धाभ्यास का मकसद समंदर से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटना, तटीय सुरक्षा तंत्र की मजबूती का आंकलन करना, भारत की सीमाओं की रक्षा करना, समंदर से दुश्मनों की घुसपैठ रोकना, वहीं दुश्मन को समंदर में ही ढेर करना। ये तमाम तैयारियां नौसेना ने परखी। अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमानों से निगरानी की गई। और गलवान घाटी में भारत के खिलाफ साजिश करना चीन को भारी पड़ रहा है। भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट को लेकर चीन बार बार भारत की मिन्नतें कर रहा है और भारत हर बार उसकी अपील को खारिज कर देता है। दरअसल गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद भारत ने चीन पर कड़ा एक्शन लेते हुए साल 2020 में चीन के साथ सीधी उड़ानों को रद्द कर दिया था। इसके बाद से अब तक भारत से वहां के लिए अब तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं शुरू हुई है। चीन ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग की, जिसे भारत ने फिर से ठुकरा दिया। भारत सरकार ने साफ किया है कि जब तक चीन के साथ सीमा विवाद जारी रहेगा, तब तक दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू नहीं होगी। सीधी विमान सेवा शुरू होने से पहले दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होना जरूरी है। भारत के इस फैसले से चीनी विमान कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है, तो वहीं भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा देने में भी कड़ा रुख जारी कर रखा है और गलवान हिंसा के बाद से चीन के बहुत कम नागरिकों को वीजा दिया है। गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत ने चीन की कंपनियों को भारत में निवेश करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और टिकटॉक समेत चीन के दर्जनों ऐप को भी बैन किया हुआ है। और गलवान की घटना के बाद से ही भारत चीन के बीच सीधी उड़ान बंद है। वहीं डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट अभी भी चल रही है।